हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। और आज का जो वीडियो है उसमें पर्टिकुलरली जो बात होगी वो होगी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से हो सकता है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। वो एक मैनर था और टाइप उसके तीन बताए थे, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। ठीक है, तो हम जो सेकंड वाला टाइप है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी बात करेंगे। तो इस जो पर्टिकुलर आज का जो लेक्चर है उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा कि सरफेस कितने टाइप की हो सकती है। ऑब्वियसली दो टाइप की, कंडक्टिंग या मेटल वाली और नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटर वाली। उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के पैटर्न रहे हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन पे बेस्ड रहे हैं उसको भी हम देख लेंगे। क्योंकि चाहे मेटल वाली हो चाहे इंसुलेटिंग वाली हो, सरफेस बहुत टाइप की हो सकती है। नॉर्मल ये भी एक सरफेस है, ये शेल भी एक सरफेस बनाएगा, एक क्यूब भी एक सरफेस बनाएगा। तो किस टाइप का पेपर आता रहा है उसकी हम बात करेंगे डेफिनेटली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस की, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये चार्ज कहीं ना कहीं तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस पे ही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो सरफेस है वो दो टाइप की हो गई। एक तो मेटेलिक, हम बोल सकते हैं मेटेलिक सरफेस हो गई या कंडक्टिंग सरफेस हो गई, और एक इंसुलेटिंग सरफेस हो गई। प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, वुड हो गया, ये हो गया कोई भी मेटल। अब जो मेटल होते हैं ना उनमें एक खासियत होती है कि मेटल के पास क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन। मेटल के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो सबके पास है, लेकिन इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। उसके पीछे एक फिनोमेना क्या हो जाता है कि जैसे मान लो ये कोई मेटल है, अब मैं इसको यहां से इस साइड से चार्ज देता जा रहा हूं। तो जब मैं इसको चार्ज देता जाऊंगा तो वो चार्ज यहां ना रह के पूरी सरफेस पे फैलने की कोशिश करेगा, सब जगह जाता जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज दिया, उसके बाद अगेन एक और पॉजिटिव चार्ज दिया, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये मेटल उसको पाथ प्रोवाइड कराएगा दूर जाने का। तो ये तब तक दूर जाएंगे जब तक कि इनका बीच का रिपल्शन कम से कम ना हो जाए, और उस रिपल्शन के कम होने से पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है और सिस्टम स्टेबल हो जाता है। जबकि इंसुलेटर में क्या होता है, आप एक ही जगह चार्ज दिए जाओ, ये कहीं नहीं जाएगा क्योंकि इसको चलने के लिए पाथ नहीं है। इसको बोलते हैं लोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। एक ही जगह चार्ज रुक जाता है। लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज मेटल में नहीं हो सकता। मेटल में चार्ज मूव करते ही करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करते हैं। अब वो बात अलग है कि अगर खुद मेटेलिक सरफेस सिमेट्री लिए हुए है जैसे ये है, तो चार्ज सिमेट्रिकली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन अगर मेटेलिक सरफेस कुछ ऐसी है या कोई सिमेट्री नहीं है तो एजेस पर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा। बहुत डीप में नहीं जाना, जो प्रीवियस ईयर के पैटर्न होते हैं वो जनरली स्फेरिकल बॉडी से रिलेटेड ही होते हैं। तो बिल्कुल मैं आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए समझाता चलूंगा। हम यहां समझ गए कि दो तरह की सरफेस हो सकती है, मेटल, नॉन मेटल। उसमें भी हम जो पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आते रहे उसमें स्फेरिकल बॉडीज आती रही है। दो तरह की स्फेरिकल बॉडीज हो सकती है, हमें तो पता है दो तरह की हो सकती है स्फेरिकल बॉडीज। एक तो शेल होता है, देखो दो तरह की स्फेरिकल बॉडीज। एक हो गया हमारे पास शेल, वो इंग्लिश वाला शेल नहीं कि कल आऊंगा शायद, और एक होता है स्फेयर। स्फेयर जो होता है वो सॉलिड होता है, अंदर से पूरा भरा हुआ। और शेल को कई बार होलो स्फेयर भी बोलते हैं। शेल को ही क्या बोलते हैं, होलो स्फेयर। ऐसा समझ लो फुटबॉल, और प्रॉपर वो रबर वाली जो गेंद आती है जिससे क्रिकेट खेलते थे, हमारे टाइम तो आती थी, काफी सस्ती आती थी, और कुछ टाइम बाद ही उसकी हालत ये हो जाती थी कि खेला और अगर एज टच हुई है बैट की तो बिल्कुल ऐसा वो पतली सी हो जाती, अजीब सी हो जाती थी, वहीं घूम जाती थी। इसलिए बाद में उसको लेना बंद किया। वो जो ग्रीन कलर की बॉल आती है, शायद कॉस्को की आती है, वो हो गई शेल। डन। तो शेल में क्या होता है कि जो भी मटेरियल है वो उसकी सरफेस पे ही होता है, बस बीच में खाली है यहां पर। जबकि स्फेयर में क्या होगा, ये पूरा भरा होता है, ये पूरा का पूरा भरा है। ठीक है। अब शेल भी दो टाइप के हो सकते हैं, मैं स्मॉल में लिख देता हूं। ये मेटेलिक मतलब कंडक्टिंग, और ये नॉन मेटेलिक। डन। मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। तो मेटेलिक शेल हो या नॉन मेटेलिक शेल हो, सब में चार्ज बाहर डिस्ट्रीब्यूट ही रहेगा, क्योंकि अंदर तो जगह ही नहीं है। चार्ज जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मास है, अंदर मास ही नहीं है तो कहां चार्ज रहेगा, रहेगा ही नहीं, सारा चार्ज बाहर जाएगा।
सबका सब चार्ज सरफेस पे चला जाएगा, चाहे मेटेलिक हो चाहे नॉन मेटेलिक हो। अब मेटेलिक वाले में क्या होगा कि सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, लेकिन नॉन मेटेलिक जैसे प्लास्टिक की कोई गेंद है, उसमें जो चार्ज है एक जगह भी हो सकता है या सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है, वो देंगे एग्जाम में। जनरली ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, इसी टाइप के आते हैं। मतलब आपको अगर शेल दिया है, देखो ध्यान से समझना, आपको अगर शेल दिया है तो आपको उसकी आउटर सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही मान के करना है, ऐसे ही। डन। अब हम बात करते हैं सॉलिड स्फीयर ऑफ मेटल की, क्योंकि अगर मैं नॉन मेटल की बात करूंगा तो वो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी में चला जाएगा, जो आज का टॉपिक नहीं है। तो अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल है, अगेन ये मेटल, मेटल में मैं अंदर जाके इंजेक्शन सिरिंज से भी चार्ज दे दूंगा ना, बिल्कुल अंदर जाके, तो चार्ज एक दूसरे से दूर भागते भागते सारा चार्ज कहां जाएगा, उसकी सरफेस पे आ जाएगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि एक सॉलिड स्फीयर जो किसका बना हो, मेटल का, वो कैसा बिहेव करता है, एक शेल की तरह ही बिहेव करता है। डन। अगर मेटेलिक स्फीयर दिया हो, सारा चार्ज बाहर आएगा। शेल दिया है, ऑब्वियसली सारा चार्ज बाहर आएगा। तो शेल में तो आपको पूछने की नीड ही नहीं है कि कौन सा है, मेटेलिक या नॉन मेटेलिक, क्योंकि चाहे मेटेलिक दिया हो या नॉन मेटेलिक दिया हो, हमें सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही मानना है जब तक बोला ना जाए। डन। तो अगर आपको शेल दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना, सारा चार्ज बाहर। और अगर सॉलिड स्फीयर ऑफ मेटल दिया है तो भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि सारा चार्ज अगेन बाहर। ये बिहेव ऐसे कर रहा है जैसे अंदर से कैसा हो, ये खोखला हो, लेकिन है नहीं, भरा हुआ है, लेकिन काम का नहीं है हमारे उतना। समझ पा रहे हो चीजों को? तो इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अच्छा, हम जो बात कर रहे हैं कि कोई भी, मान लो ये शेल है, अब मैं बोल नहीं रहा कौन सा, मेटल नॉन मेटल, क्योंकि हमें क्या मानना है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इस शेल पे जो चार्ज आया है, यहां पर जो चार्ज आया गया है, वो कैसे ला सकते हैं? चार्ज करने की टेक्निक हमें पता है, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। तो यहां इस पर्टिकुलर टॉपिक में बाय फ्रिक्शन वाली तो कोई बात है नहीं अभी तक जो मैंने क्वेश्चन देखे, लेकिन बात करेंगे बाय इंडक्शन और बाय कंडक्शन। दो तरह की टेक्निक से हम बात करते हैं यहां पर। तो यहां पर जो हम चार्ज देंगे किस तरीके से, मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होगा? देखो अगेन मैं ये बोल रहा हूं कि थोड़ा सा पेशेंटली वीडियो देख लिया करो। मैं चाहूं तो सीधा न्यूमेरिकल उठाऊं, सॉल्व करूं, आगे बढ़ूं, मेरे लिए इजी होगा। ये जो स्टेप्स मैं बना के आपको समझाता हूं ना, मुझे एक बार सोचना पड़ता है कि हाँ इसके बाद मुझे ये पढ़ाना है, इसके बाद मुझे पढ़ाना है, तो इसमें मेरा टाइम ज्यादा जाता है। तो जब मेरा टाइम ज्यादा है तो आपकी भी ड्यूटी है कि आप उसको ढंग से समझो, ताकि ये वीडियो आपको एक बार ही देखना पड़े और इसके बाद आपको दूसरा कोई वीडियो ना देखना पड़े, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है। आपके पास 10-12 साल नहीं है, 10 क्या 2 साल भी नहीं है, अकेली 12th में, अकेली 11th में। एक क्लास के लिए एक ही साल है। डन। और 11th ज्यादातर लोगों की बिगड़ी हुई होती है, तो वो तो करनी पड़ेगी आपको, लेकिन 12th भी 2-2 बार थोड़ी कर सकते हैं हम। तो इसलिए जो मैं कर रहा हूं बहुत अच्छे से उसको समझो। तो हमने देखा मेथड ऑफ चार्जिंग 3 टाइप का होता है, लेकिन यहां हम डिस्कस करेंगे बाय इंडक्शन और बाय कंडक्शन। डन। देखो इंडक्शन में क्या होता है, जब एक चार्ज्ड बॉडी एक दूसरी अनचार्ज्ड बॉडी के पास में रखी जाए, सफिशिएंट डिस्टेंस पर रखी जाए, दोनों ही मेटल होंगे, रखी जाए, तो इस पर भी चार्ज इंड्यूस्ड होने लगता है। ऐसे ये प्लस प्लस यहां आएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस, ऐसा इस टाइप के कुछ कंसेप्ट बनेंगे। जरूरी नहीं है बाहर रखी हो, अंदर कॉन्सेंट्रिक शेल्स के जब क्वेश्चन आएंगे उसमें यही कंसेप्ट लगेगा, इंडक्शन वाला। कंडक्शन वाले भी कुछ क्वेश्चन आते हैं कि एक चार्ज बॉडी है, इसको एक अनचार्ज बॉडी से कनेक्ट किया बाय वायर, तो यहां पर भी कुछ क्वेश्चन आएंगे जो थोड़े से अलग बनते हैं। यहां पर पोटेंशियल का कंसेप्ट आता है, जो अभी हमने नहीं पढ़ा, पर मैं कोशिश करूंगा सिंपल तरीके से उसको आपको समझा दूं। देखो सबसे पहले हम इंडक्शन बेस्ड को समझना चालू करते हैं। जैसे यहां पर मान लो एक शेल दिया हुआ है आपको, यह है शेल जो कि होलोस्फेयर होगा। इसके अंदर मान लो मैंने यहां पर एक चार्ज को रखा प्लस क्यू। डन। अब इस प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वहां क्या होगा, इंडक्शन होगा। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी माइनस की तरफ। देखो तो ये प्लस की वजह से सामने वाली बॉडी पे माइनस वाला चार्ज आएगा, मतलब इस प्लस की वजह से सब तरफ अंदर माइनस माइनस होगा, और वो पूरा मिला के माइनस क्यू होगा। पूरा मिला के कितना होगा, माइनस क्यू। सिंस इस शेल पर पहले कोई चार्ज नहीं था, सिर्फ अंदर हमने प्लस क्यू चार्ज दिया था, ये शेल हमें ऐसा मिला था और इसके अंदर हमने प्लस क्यू चार्ज दिया था,
इस शेल पे कोई चार्ज नहीं था, मतलब ये न्यूट्रल था, तो अब भी चार्ज कंजर्वेशन फॉलो होगा और बाहर वाली सरफेस पर माइनस क्यू की जगह क्या आ जाएगा, प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। दोबारा समझा के बताता हूं, देखो ये लिया मैंने शेल, बड़ा बना लिया इस बार हमने, यहां पर है प्लस क्यू चार्ज, इस प्लस क्यू की वजह से पूरे शेल में अंदर एक चार्ज इंड्यूस्ड होगा, प्लस के सामने माइनस। अब क्योंकि अंदर माइनस आ गया, बाहर कुछ चार्ज नहीं आया, तो इस शेल का नेट चार्ज माइनस हो जाएगा, जो कि चार्ज कंजर्वेशन का वायोलेशन हो जाएगा, क्योंकि इस शेल पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं था। तो जितना माइनस आ गया उतना ही बाहर क्या आएगा, प्लस आएगा। अब क्योंकि जो माइनस वाला चार्ज है ये इस प्लस से आया, तो इसके सामने कौन सा आएगा, जो टोटल चार्ज आएगा ये माइनस क्यू है अंदर, और इसलिए बाहर कितना आएगा, प्लस क्यू। तो प्लस क्यू माइनस क्यू टोटल जोड़ लो, जीरो हो गया, जो कि होना ही था। और इससे फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनती है, परपेंडिकुलर ऐसे। ये मेटेलिक सरफेस है, हमेशा उसमें कैसा बनाती है, 90 डिग्री बनाती है ऐसा, और बाहर निकल जाएगी फिर ऐसे, इस टाइप से। ठीक है, अब इसमें गलती मत कर देना। देखो अब क्या है, इसको हमने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा, या ऐसा समझो कि कोई शेल है जिसकी जो वॉल्स है वो बहुत थिक है, ये ऐसी कुछ है, बहुत ही मोटे किसी मेटल का बना हुआ है, मजबूत सा शेल है, और अगेन यहां पर मैंने एक चार्ज रखा Q, तो अंदर कितना आएगा, माइनस Q, और बाहर कितना आएगा, प्लस Q। डन। इस जगह जहां पर शेल का मेटल है ना, जहां पर ये मेटल है, ये मेटल का बना हुआ है, इस जगह अंदर पूरी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हमेशा कितना होने वाला है, जीरो। मेटल के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। तो यहां से कैसी चलेगी लाइंस, यहां से लाइंस कुछ ऐसी चलेगी, ये गई सामने और ये ऐसे, ये सामने गई, बीच में टूटेगी ऐसे, लेकिन लग रहा है आपको टूटेगी, लेकिन टूट नहीं रही, क्योंकि प्लस से माइनस गई, फिर प्लस से माइनस गई, फिर प्लस से माइनस गई, अगेन प्लस से माइनस गई, फिर प्लस से चलना चालू। डन। इसके बीच में नहीं चलाना। क्वेश्चन आ चुका है एक बार जेई का, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन से सन में था, लेकिन आपसे पूछा गया कि इस शेल के अंदर वाले जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस शेल के अंदर पर्टिकुलरली अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, तीन जगह पूछा गया, तीन जगह पूछा गया। ये वाली जगह थी फर्स्ट, ये वाली जगह थी सेकंड, और ये वाली जगह थी थर्ड। तो ई फर्स्ट, ई सेकंड और ई थर्ड पूछा गया। तो हम हमेशा चाहे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी दिया हो, अगर मेटल की बात करे जाएंगे तो सेकंड वाला मतलब मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होना है। डन। और उसके बाद फर्स्ट वाले में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉट इक्वल टू जीरो, और यहां पर भी नॉट इक्वल टू जीरो है बाहर वाली सरफेस के लिए। अब किसी के दिमाग में यह आ रहा हो कि क्या भाई हमेशा ही सेंटर पर रखेंगे, क्या चार्ज को क्या हमेशा ही सेंटर पर रखेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मान लो मैंने साइड में रख दिया ऐसे, यहां रख दिया एक चार्ज, अब क्या होगा, अब कुछ ऐसा होगा, ये मेटल ही होने में, ये मेटल है, ये पूरा सॉलिड है मेटल का, लेकिन बना नहीं रहा मैं इसको इसकी तरह, लेकिन इसको कॉन्सेंट्रिक शेल मत समझ लेना, ये एक मोटी मेटल का बना हुआ शेल है। मेरे पास पेंसिल तो नहीं चला सकता यहाँ पर, देखो तो यहां से कैसी लाइन निकलेगी, ये प्लस है मान लो, तो प्लस से माइनस की तरफ निकलेगी, तो कुछ ऐसी लाइंस निकलती है परपेंडिकुलर बनाती हुई ऐसे ऐसे। अब देखो 1 2 3 4 5 बाहर, कितनी बाहर हो गई, 1 2 3 4 5। तो ऐसे भी बना सकते थे कहीं, या तो 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 बन गई, डन। अंदर कितनी निकली इससे, 1 2 3 4 5, और बाहर फिर कितनी निकली, 1 2 3 4 5, डन। इसके सामने मत बनाना इस टाइप से, या उतना डीप में मत जाओ, ऐसा समझ लो कि ऐसे टेढ़ी सी निकलेगी, लेकिन होगा वही कि अंदर अगर प्लस क्यू है तो इधर माइनस क्यू होगा, लेकिन बाहर क्या होगा, प्लस क्यू ही होने वाला है, उस चीज का वायोलेशन नहीं होने वाला। डन। तो यहां से मुझे मोटा मोटा ये समझ में आया कि यहां एक शेल है, और इसके अंदर मान लो मैंने कोई चार्ज रखा, इस जगह कोई चार्ज है Q, मान लो प्लस का, बहुत लेते लेते देर हो गई, मान लो माइनस का रखा है, तो इसके सामने आएगा प्लस का चार्ज और बाहर आएगा माइनस का चार्ज। मतलब एक चीज आप देखो कि जो चार्ज इसके सेंटर पर यानी अंदर रखा है, वही चार्ज बाहर रिफ्लेक्ट होगा। जब हम गॉस लॉ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, तो एक लैंग्वेज लिखाऊंगा मैं इससे रिलेटेड। अब किसी के दिमाग में यह आया कि यहां तो एक शेल है, अब शेल ले रहा हूं मैं ना, मान लो एक से ज्यादा शेल ले लिए, ये 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, ये शेल्स हैं मतलब होलोस्फेयर, और 3 कॉन्सेंट्रिक हैं। अब क्या किया मैंने, यहां पर सेंटर पर एक चार्ज रखा Q, इसकी वजह से इस सबसे अंदर वाले शेल के सबसे अंदर वाली सरफेस पे क्या आएगा, माइनस क्यू, देन बाहर वाली सरफेस पे प्लस क्यू।
अब इस प्लस क्यू की वजह से सामने इंड्यूस्ड होगा माइनस क्यू, फिर क्योंकि न्यूट्रल था तो इसके ऊपर इंड्यूस्ड होगा प्लस क्यू, देन इस प्लस क्यू की वजह से माइनस क्यू और बाहर आ गया प्लस क्यू। अब देखो प्लस क्यू बाहर आया और अंदर भी हमने क्या दिया था, प्लस क्यू। तो चेक करने का तरीका है, कितने ही दिए हो हमेशा ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। अब देखो हमारे दिमाग में एक बात आई, क्या आई कि अभी तक जो भी शेल्स दिए हुए थे उनके बाहर कोई चार्ज नहीं था। अब थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्या है, इस शेल पर ऑलरेडी चार्ज है, डन। अब मैंने इसके सेंटर पर एक और चार्ज दे दिया, मान लो इसको मैं बोलता हूं, इसको मैं स्मॉल क्यू से लेता हूं, चलो इजी होगा इसको बता पाना क्या ये अंदर वाला है बाहर वाला, ये चार्ज है स्मॉल क्यू। अब मुझे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, बाहर अंदर दो साइड बता सकता हूं। चलो अभी अगर ये जो शेल है ये है मेटल शेल, ऐसा अगर इंसुलेटिंग शेल होता तो, ये तो मेटल शेल है, अगर इंसुलेटिंग शेल होता तो, देखो मेटल शेल होगा तभी काम होगा, कंफ्यूज मत हो, मेटल शेल होगा तभी इंडक्शन कर सकते हैं, ओके। अगर इंसुलेटिंग शेल होगा तो उसमें लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा, इंडक्शन के लिए चार्ज इधर से उधर दूर जाना जरूरी होता है, प्लस अलग माइनस अलग, तो ये मेटेलिक शेल में होगा, तो इसलिए मैं सिर्फ शेल ही लिखता चल रहा हूं, ज्यादातर केसेस में शेल ही आने वाला है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, ऐसा समझो कि ये शेल है, इस पे ऑलरेडी एक चार्ज था Q और अब इसके सेंटर पर चार्ज दे दिया Q, तो आपको अंदर वाली जो सरफेस है और बाहर वाली सरफेस है उन दोनों पे सरफेस का जो चार्ज आएगा उसको बताना है, ठीक है। फिर हम चार्ज डेंसिटी की तरफ बढ़ेंगे। चार्ज डेंसिटी बेसिकली क्या चीज है, हम चार्ज की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं चार्ज डेंसिटी की, और कौन सी चार्ज डेंसिटी की, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका मतलब होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो बड़ा आसान है ना वो, तो इसलिए हम चार्ज की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। अब इस प्लस क्यू की वजह से, देखो इंड्यूस चार्ज को मैं रेड से बता रहा हूं, इस प्लस क्यू की वजह से अंदर वाली सरफेस पे आया माइनस क्यू, और क्योंकि इधर माइनस क्यू आया तो इधर क्या आया प्लस क्यू, तो इसकी सरफेस पे टोटल चार्ज बाहर हो गया क्यू प्लस क्यू, अंदर हो गया माइनस क्यू। अब किसी के दिमाग में ये बात आए कि अंदर वाला चार्ज माइनस क्यू हो और बाहर वाला है क्यू, मान लो ये है, और अंदर वाला जो चार्ज है वो है माइनस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू। अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, उसी कंसेप्ट से चलना है, ये माइनस क्यू है तो ये हो गया प्लस क्यू और इसके सामने हो गया माइनस क्यू, कोई तकलीफ नहीं। चलो एक और केस ले लेते हैं, ये ले लिया एक और केस, ये वाला है माइनस क्यू और इस बार अंदर वाला है प्लस क्यू, ठीक है। तो प्लस क्यू के सामने क्या आ जाएगा, प्लस क्यू के सामने क्या आ जाएगा माइनस क्यू, और इसके सामने आ जाएगा प्लस क्यू। एक कंफ्यूजन मैं अभी क्लियर कर दूं, किसी को लग रहा हो ये जो ब्लू वाला चार्ज है क्यू जो गिवन है वो अंदर इंड्यूस नहीं हो रहा क्या, नहीं नहीं नहीं, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ही तो निकलेगा। इस प्लस क्यू वाला चार्ज जो है, क्योंकि मेटेलिक शेल है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ही तो है, अंदर थोड़ी जाएगा, रिपल्शन की वजह से, म्यूचुअल रिपल्शन। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर गया ही नहीं तो किस चीज का इंडक्शन, कोई इंडक्शन नहीं है, तो बाहर से अंदर नहीं आना, अंदर से बाहर जाना है, ध्यान रखना इस बात को। तो सारी चीजें हमें पता लग गई, डन। अब मान लो ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, ये समझ में आया पूरा का पूरा, ठीक है। अब आपको मान लो दे दें कि ये जो शेल है ना ये मोटे मेटल का बना हुआ शेल है, ये लो भैया, थोड़ा सा इसको मोटा कर दिया हमने, थोड़ा इसको फैट वाली चीजें खिलाई और इसको मोटा कर दिया, दिवाली वैसे ही आने वाली कुछ टाइम बाद, ठीक है। और आपको क्या दिया, इनर और आउटर रेडियस दे दी, सबको कॉमन ले लेते हैं, मान लो इनर रेडियस है ए और आउटर रेडियस है बी, इसमें भी इनर रेडियस है ए और आउटर रेडियस है बी, और अगेन इसमें इनर रेडियस है ए और आउटर रेडियस है बी। आपको चार्ज डेंसिटीज पूछी गई अंदर वाली सरफेस की और बाहर वाली सरफेस की, ठीक है। तो इसको मैं इनसाइड बोल लूं अंदर वाली सरफेस को, और उसको आउटसाइड बोल लेता हूं, ये हो गया आउटसाइड, डन। इनसाइड वाली सरफेस पे चार्ज कितना है माइनस क्यू, और सरफेस का एरिया कितना है, शेल क्या है स्फेरिकली तो है, तो 4 पाई ए स्क्वायर, ठीक है। बाहर वाली सरफेस का चार्ज क्यू प्लस क्यू अपॉन जो एरिया है 4 पाई बड़ी वाली रेडियस पी का स्क्वायर। यहां की बात करें, और जिनको समझ में आ गया खुद से करो, मैं तो कर ही रहा हूं सॉल्व, इसके सामने मैं लिखता जाऊंगा, है ना, सेम सेम आप करके चेक करना। तो अंदर वाले का चार्ज है क्यू प्लस का और 4 पाई ए स्क्वायर, बाहर वाले का है क्यू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई बी स्क्वायर। देन यहाँ पर अंदर वाले का जो चार्ज है वो है माइनस क्यू अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर, और बाहर वाले का है माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन 4 पाई बी स्क्वायर। चेक करो
किसका यही आ रहा है, जिसका आया है उसको समझ में आ रही ये चीज है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस, इसका इन्होंने डायग्राम भी दिया था, ये है ए कुछ ऐसा, और उसके साथ इसको दिया ऐसा, इसकी रेडियस है ए, ये है बी और ये है सी, ऐसा कुछ दिया है। देखो इस डायग्राम को, ये सॉलिड स्फीयर है, देन ये इनर रेडियस है, ये आउटर रेडियस है। अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए हैज नेट पॉजिटिव चार्ज 2q, इस पे पॉजिटिव चार्ज है 2q। अ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ इनर रेडियस b एंड आउटर रेडियस c इज कॉन्सेंट्रिक विद सॉलिड स्फीयर, मतलब सबके सेंटर सेम है, हैज नेट चार्ज -q, इस पे चार्ज है -q। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल इज। अब मैं देखो इसी में कर रहा हूं, बाहर से अंदर नहीं आना, अंदर से बाहर जाना है। अब ये जो चार्ज है 2q, ये एक सॉलिड स्फीयर पे है, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमने करके देख लिया साइड में रख के भी। तो अंदर तो कितना चार्ज है अल्टीमेटली 2q, वो भी प्लस का, तो इस शेल के अंदर वाली सरफेस पे आएगा -2q, और क्योंकि इस पे -2q आ गया तो बाहर कितना आएगा +2q। तो बाहर वाली सरफेस पे चार्ज कितना हो गया 2q -q इक्वल्स टू प्लस का q, और अंदर -2q। तो हमें निकालना है पहले कौन सी है, पहले इनर है फिर आउटर है। तो इनर वाली है माइनस वाली, ये माइनस ये माइनस, ये तो गया, ये भी गया, तो हो सकता है नन ऑफ दीज भी आ जाए। एक बार देखते हैं, ये माइनस वाली और -2q है, और बाहर वाली है +q वाली, तो यही बैठ गया। अंदर वाली में रेडियस है b वाला b² और बाहर वाली में c², तो जितना चार्ज अंदर है -2q अपॉन अंदर वाले की रेडियस का स्क्वायर, और बाहर वाला जो है +q, ये अपॉन बाहर वाली रेडियस। तो यस, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। अ बॉल विद चार्ज -50e इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ होलो स्फेरिकल शेल। एक स्फेरिकल शेल लिया which has a net charge -50e. What is the charge on the outer surface of the shell? अब एक बार में कई बार ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि इसके सेंटर पर -50e रखा है, तब जाके बाहर जो चार्ज आया, इस पे जो ऑलरेडी चार्ज था वो मिला के नेट चार्ज बनाए। नहीं नहीं नहीं, क्या है सिस्टम, अ बॉल विद चार्ज -50 इज प्लेस्ड, इसको यहां रख रहे हैं सेंटर पर, ऑफ ए होलो स्फेरिकल शेल विच हैज नेट चार्ज, मतलब ऑलरेडी इस पर एक चार्ज था -50e, और उसके बाद हमने एक बॉल लाके रखी। अब हम समझ गए, बॉल हो कुछ भी हो, अंदर कितना चार्ज रख रहे हैं, -50e चार्ज हम रख रहे हैं। तो आपको इसकी आउटर सरफेस पर चार्ज पूछा गया है, तो इंडक्शन लगाएंगे, -50e के सामने क्या आएगा अंदर +50e, और अंदर +50 आया तो बाहर क्या आएगा -50e, माइनस माइनस वाले सिंपली एड होके कितना हो जाएगा -100e। ये वाला जनरली इसमें कई बार लोग 0 कर देते हैं या सिर्फ 50e करके छोड़ देते हैं, क्योंकि नेट चार्ज तो 50 बोला है ना माइनस का, तो वही होगा, तो ए ऑप्शन भी लगा देते हैं और दिया भी हुआ है वही वाला। जेई का ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बहुत बड़ा क्वेश्चन था, अगर क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों लिखता तो गड़बड़ हो जाती, इसमें ऑप्शन जरूरी था बताना, इसलिए मैंने क्वेश्चन को स्किप कर दिया। यहां पर आपको एक ऐसा दिया होगा, शोन इन फिगर आर 2 पॉइंट चार्जेस +q एंड -q इनसाइड अ कैविटी, ये कैविटी है, स्पेस है, ऑफ अ स्फेरिकल शेल। चार्जेस आर केप्ट नियर द सरफेस ऑफ कैविटी, सरफेस के बिल्कुल पास में रखे गए। इस टाइप से कुछ बना देता हूं इसको, ये रही सरफेस, charges are kept near the surface of cavity on opposite side of the center of the shell if sigma 1 is the surface charge of inner surface and q1 net charge, ये लिख दिया मैंने। इसके अंदर सरफेस चार्ज डेंसिटी σ1 और नेट चार्ज, ये बड़ा जरूरी है, नेट चार्ज जो अंदर है वो q1 है। ऐसे ही आउटर सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी σ2 और आउटर सरफेस पर नेट चार्ज q2 है। डन। अब आपको ये ऑप्शंस दिए हुए हैं कि कौन सा करेक्ट है। अब एक चीज मुझे बताओ आप कि ये भले अलग अलग रखे हुए हैं चार्जेस, चार्जेस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, हम इजीली ऐड कर सकते हैं। इस कैविटी के अंदर टोटल चार्ज कितना है 0, टोटल चार्ज इनसाइड द कैविटी, लोगों के दांत में भी हो जाती है, उसकी याद मत दिलाओ सर, बहुत दुख होगा। तो अंदर टोटल चार्ज कितना है 0, ऐसा समझ लो इस प्लस के सामने माइनस चार्ज इंड्यूस्ड हुआ होगा और इस माइनस के सामने प्लस चार्ज इंड्यूस्ड हुआ होगा।
दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इंड्यूस्ड चार्ज जो टोटल जोड़ोगे उसका मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा। तो अंदर चार्ज कितना इंड्यूस्ड हुआ होगा टोटल प्लस और माइनस मिला के 0, मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि Q1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। जब चार्ज ही 0 है तो सिग्मा भी क्या हो जाएगा, मतलब सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली जब इसके अंदर कोई चार्ज इंड्यूस नहीं हुआ, मतलब अंदर वाली सरफेस पर, तो बाहर बदले में जाएगा क्या, तो Q2 भी हो जाएगा 0। और क्योंकि Q2 0 हो गया तो सिग्मा 2 भी हो जाएगा 0। इसमें पेन चलाने की भी नीड नहीं थी। फर्स्ट ऑप्शन देखा कि सिग्मा 1 नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब अंदर सरफेस चार्ज डेंसिटी है। क्योंकि दिमाग में बात रह जाती है ना कि एक साइड तो आएगा दूसरी साइड तो आएगा, लेकिन नहीं, चार्ज 0 है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी 0। तो ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें दोनों चार्ज एक तो 0, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें तो नहीं दिया तो ये तो कट हो गया। फिर हमने देखा कि चार्ज 0 है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी 0 होनी चाहिए, यही ऑप्शन फिट बैठता है, तो बी आएगा इसका आंसर। अब इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि कंसेप्ट समझाना पड़ेगा। टू चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R1 एंड R2, दो अलग अलग कंडक्टर्स हैं, एक की रेडियस R1 है, हमें पता नहीं किसकी छोटी है बड़ी, हमने तो बना दिया ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, R1 R2 आर कनेक्टेड बाय अ वायर, एक वायर से कनेक्ट कर दिया, वायर से कनेक्ट कर दिया मतलब चार्जिंग बाय कंडक्शन। कनेक्टेड बाय वायर, द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। देखो अब क्या होता है ना कि जब दो बॉडीज को कनेक्ट किया जाता है तो चार्जिंग बाय कंडक्शन बोलते हैं। तो चार्ज का फ्लो तब तक होता है जब तक कि दोनों बॉडीज का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। दोनों बॉडीज का क्या नहीं हो जाए, इक्वल पोटेंशियल। हाँ, उस बीच में चार्ज भी इक्वल हो सकता है, लेकिन वो तब होता है जब दोनों की रेडियस सेम हो। यहाँ रेडियस अलग अलग है और ऐसा कहीं बोला भी नहीं R1 इक्वल टू R2, डन, ठीक है। तो यहां पर पोटेंशियल सेम करना है। अब स्फेरिकल बॉडी का जो पोटेंशियल होता है वो होता है KQ/R, मतलब उसका चार्ज और उसकी रेडियस। जैसे इसका पोटेंशियल है V1 और इसका पोटेंशियल है V2, कनेक्ट होने के बाद वाला बता रहा हूं मैं, और ये दोनों इक्वल हैं, तभी तो चार्जिंग बाय कंडक्शन है। और उसके बाद मान लो इस पे चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज है Q2, इतना सारा मान रहा हूं कि गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि हम कंसेप्ट से चल रहे हैं, पोटेंशियल इक्वल करना है और चार्ज Q1 Q2 ले लिया, डन। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, V1 को लिख सकता हूं KQ1 अपॉन R1 इक्वल्स टू KQ2 अपॉन R2। स्क्वायर नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है स्क्वायर, K से K गया तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। सही करा, K1 Q1 R1, ठीक है, डन। ये ऊपर जाएगा, Q2 नीचे आएगा तो उसके सामने R2 आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी मुझे पता है सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया होता है, मतलब यहां तो चार्ज अपॉन एरिया 4πr² होगा, जो भी होना होगा, देखते हैं अभी उसको। तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 में करता हूं, इसको ले लेते हैं। तो इस पे चार्ज है Q1 अपॉन इसका एरिया 4πr1² अपॉन Q2 अपॉन 4πr2²। सही कर रहा हूं मैं बिल्कुल, 4π से 4π कट जाएगा, यह आ जाएगा Q1 अपॉन Q2 मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर जाएगा R2 अपॉन R1²। अब ये Q1 Q2 तो हमने माना था, लेकिन हमने दिमाग लगाया कि रेडियस तो दे रखी है और हम Q1 Q2 को रेडियस की टर्म्स में बना चुके हैं, इसीलिए तो मेहनत करी थी। तो Q1 अपॉन Q2 आ रहा है R1 अपॉन R2 मल्टीप्लाई बाय R2² अपॉन R1²। तो स्क्वायर से गया, क्या आ जाएगा, R2 अपॉन R1। कहाँ है R2 अपॉन R1, ये बी ऑप्शन। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए। आगे वाली वीडियोस में वॉल्यूम, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म वाला भी आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले, फोर्स निकालने वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। ओके, थैंक यू।